स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजेस के बारे में। हम लोगों ने ये मतलब अर्थिंग प्रोटेक्शन को भी देख लिया है, बहुत सारे और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को देख लिया है। अब देखते हैं फ्यूजेस को। तो फ्यूजेस है क्या, तो इसको एकदम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो टेक्निकली इसका डेफिनेशन है ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि जो काम आपका एमसीबी करता है फ्यूज भी वही करता है, लेकिन एमसीबी से ज़्यादा तेज़ी से फ्यूज काम करता है। आपका फ्यूज अगर सही से बनाया हुआ है तो जनरली वो एमसीबी से पहले काम करेगा, और ये जनरली सर्किट को ओपन कर देता है, क्लोज नहीं रहता, ब्रेक कर देता है जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन होता है, खास करके ओवर करंट जिसमें आ रहा हो। वोल्टेज के लिए ये कुछ नहीं करता, इसीलिए समझ लीजिए कि इसीलिए आपको सर्ज प्रोटेक्टर अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज का कुछ नहीं करता है। करंट को रोक लेगा, वोल्टेज का कुछ नहीं करेगा। और ये केसेस यानी कि कब होता है कि ऐसा जो मतलब ओवर करंट वाला सिचुएशन होता है, ये दो केसेस में होता है। पहला ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब हो गया कि आपके घर में जितने कंडक्टर हैं वो सारे कंडक्टर का एक कैपेसिटी है, जैसे कि घर में आपने जो वायरिंग करवाई है वो कितना स्क्वायर का होगा, तो उसके हिसाब से उसकी एक कैपेसिटी लिमिटेशन है। आप ग्रिड से कितना ड्रॉ कर रहे हैं उसका लिमिट है। आप ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका प्लग में जो तार था वो 6 एम्पेयर के लिए बना था, आप उसमें कुछ ज़्यादा ही भावना बनने लगे, उससे 10-12 एम्पेयर निकालने लगे। एक स्पाइक दे देंगे वो भले झेल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत लंबा उतना करने लगे वो तार बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होके वो आग पकड़ लेगा, तो इक्विपमेंट आग लगता है, बिल्डिंग में आग लग जाती है। ये बहुत सीरियस है ओवरलोडिंग के कारण, कि मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करंट ड्रॉ किए जो सर्किट के लिए इंटेंडेड नहीं था। यानी कि मतलब आपके घर में एमसीबी सब रहता है, वो सबकी रेटिंग इसीलिए की जाती है कि भैया तुम 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं देने देना। लेकिन कोई बड़ा इक्विपमेंट है जैसे एसी उसी के लिए, तो उसके लिए अलग से आप रख सकते हो कि भैया तुम सिर्फ 20 एम्पेयर के एटो में जाओ, बाकी सब में हाँ पंखा टीवी ये सब अलग 20 में जाओ। कारण वही है कि सबका डिमांड होता है। तो ओवरलोडिंग से बचाता है फ्यूज। दूसरा शॉर्ट सर्किट, यानी कि डायरेक्ट अगर कहीं बाईपास हो जाने का ऑप्शन मिलता है, कहीं आप ड्रिल कर दिए गलत टाइम पे, या कुछ ऐसा कर दिया कि लाइव और न्यूट्रल सीधा इश्क मोहब्बत जताने लग गया, तो बूम हो जाता है। तो उस केसेस में बहुत ज़्यादा एम्पेयर चलता है। तो फ्यूज का काम वही है कि आग लगने से बचाना, और इक्विपमेंट को भी वो बचाता है कि इक्विपमेंट ज़्यादा तबाह ना हो, बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। और खास करके फास्ट एक्टिंग फ्यूज बहुत जल्दी रोक देते हैं करंट को, और कई जगह जगह पे इसीलिए अभी भी फ्यूज इस्तेमाल हो रहा है कि एमसीबी आपको कई जगह में मिल जाएंगे जो ऑलमोस्ट उतना फास्ट होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल करंट का बात कर रहे हैं तो घूम फिर के आपको फ्यूज पे आना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रेटिंग और टाइप। तो यहाँ पे समझिए कि चार मेन चीज़ आपको देखना होता है। पहला, उसका करंट रेटिंग क्या है, यानी कि आप उससे चलाएंगे कितना। जैसे कि आपको कुछ मिल सकता है जो 80 एम्पेयर का हो, कुछ मिल सकता है जो 10 एम्पेयर का, कुछ हो सकता है आपको 5 एम्पेयर का मिला हो, कुछ हो सकता है 40 एम्पेयर का हो, डिपेंड करता है। पहला, ये सबसे पहला चीज़ सबसे आसानी से आप समझ सकते हैं कि भैया कितना करंट ये जाने देगा। और इसका ओवर का क्या मतलब है, जैसे 10 का फ्यूज डाल देते हैं, 15 और आप डिमांड कर लेंगे, वो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज की गलती नहीं थी, आपने गलत चूज़ किया था। तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हो करंट रेटिंग क्या है। जनरली कहा जाता है कि जोतना भी आपका अप्लायंस है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा रहे, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका टोटल सर्किट प्लग है, प्लग में आपने बनाया कि भैया 6 एम्पेयर का प्लग होता है। आप इलेक्ट्रिकल प्लग को देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है 6 एम्पेयर का ड्रॉ रहता है। तो आप देखेंगे फ्यूज जो लगाया जाता है जनरली 5 का लगाया जाता है। कारण है कि आप एकदम पुश नहीं करना चाहते कि नहीं 6 तक हम तुमको लेंगे ही, आप कभी भी वैसा नहीं करना चाहेंगे। तो करंट रेटिंग ये सबसे पहला बात हो गया। फिर दूसरी बात होती है जिसको समझना थोड़ा फजीयत वाला है, कि ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है। यानी कि ये सब जो भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ये कितना एम्पेयर को ब्रेक कर सकता है। यानी कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ, कितना एम्पेयर जा रहा था शॉर्ट सर्किट में। जैसे एग्जांपल के तौर में आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है वो कुछ 100 एम्पेयर तक जा सकता है। वहीं अगर आप ट्रांसफार्मर पे बात करें जो पूरा मोहल्ला वो समझा रहा है, वहां पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट इवेंट होता है वो कई 100 एम्पेयर तक जा सकता है, कई हजार एम्प तक का वो झटका दे सकता है। तो वो सब कैपेसिटी में अगर आप ये सब नॉर्मल फ्यूज यूज किए, ये फ्यूज होगा लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इस तरह से रोबस्ट नहीं है कि उतना हाई करंट को ब्रेक कर पाए। फ्यूज का तार जैसे ही पिघलेगा उससे वो जो पिघला हुआ है उसमें प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा कंडक्टर होता है, आर्क जो बनेगा वो लिटरली दोनों मतलब पॉइंट्स को सीधे सीधे कांटेक्ट में बदल देगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूज था फ्यूज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ब्रेकिंग कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको आराम से फ्यूज मिल सकते हैं जो 5 एम्प का है, आराम से मिल सकता है जो 5 एम्प का, दोनों 5-5 एम्प का मिल सकता है, लेकिन एक होगा जो एकदम सॉलिड होगा और एक होगा कांच में दिखने वाला। दोनों का ब्रेकिंग कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर होगा। एक का ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 एम्प पे वो ब्रेक कर देगा, दूसरा का 100 तक वो ले जा सकता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी अलग होता है।
फिर एक्टिंग स्पीड, ये ज़रूरी इसलिए होता है कि घर में जनरली दो टाइप के लोड माने जाते हैं। एक होता है आपका रेजिस्टिव लोड हो गया, जैसे कि आपका कोई बल्ब हो गया, आयरन हो गया, जितना भी चीज़ जनरली लो डिमांड का होता है उसे जनरली ये कहा जाता है रेजिस्टिव लोड में गिरा जाए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जिसमें इंडक्टर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मोटर, जैसे कि स्टेबलाइजर, बड़े जो जैसे ट्रांसफार्मर कॉइल्स, वो सब इंडक्टिव लोड है। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो जैसे ही आप चालू करते हैं बहुत गंदा इन रश करंट डालता है। अब अगर आपका फ्यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव रहा, वो इनरश करंट पे ही ट्रिप कर जाएगा। मतलब आपने स्टेबलाइजर में फ्यूज़ डाला, स्टेबलाइजर चालू किया, फक से फ्यूज़ उड़ गया, मतलब ये क्या हो गया भाई। तो वो बार बार होता है, इसीलिए आपको ऐसा फ्यूज़ चाहिए जो उस केस में धीमे से काम करे। इसीलिए तीसरा चीज़ आपको देखा जाता है एक्टिंग स्पीड क्या है, यानी कि जो फ्यूज़ आप डालेंगे मोटर के सिस्टम में या मोटर के सर्किट ब्रेकर सब में डालेंगे, वो फ्यूज़ होगा स्लो एक्टिंग, क्योंकि इनरश करंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसको इनरश करंट को नहीं रोकना है, वो संभाल लो, ठीक है, झटका सवाल है। लेकिन हाँ, मोटर आपने बनाया था कि भैया 10 एम खाएगा, मोटर 15 एम खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, तो फ्यूज बोलेगा नहीं भैया नहीं, रुक जाओ, तुम रुक जाओ। या मतलब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो रहा है, 200 एम से ज़्यादा कंटिन्यूस ड्रॉ जा रहा है, फ्यूज सीधे उड़ जाएगा। लेकिन इन रश का जो स्पाइक रहता है वो संभाल लेता है। तो इसीलिए एक्टिंग स्पीड भी देखना होता है। फिर आप कई बार नोटिस करेंगे कि यार जो घर में हम लोग लगाते हैं, बिजली के द्वारा लगाते हैं, वो सब ज़्यादा एम्पेयर का रेटिंग नहीं रहता। फिर गाड़ी में तो यार बहुत बम बम रेटिंग रहती है। गाड़ी में तो 10 का तो मतलब मुंह दिखाई का मिल जाता है, 15 मिल जाता है, 20 मिल जाता है, 40 मिल जाता है। वो सब तो बड़े ही सस्ते होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि इसी को हम लगा लें घर में, और मतलब टिकता है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, टिकाऊ बनाया जाता है, और प्लस वाटर प्रूफ केसिंग भी दी जाती है। तो कई बार आपको लगेगा कि यही क्यों ना इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप समझना बहुत ज़रूरी आता है कि क्या बना है वो फ्यूज़, एसी के लिए कि डीसी के लिए। ये खास करके आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि घर में लोग सोलर लगाने लगे हैं। और जनरली समझिए डीसी करंट जो है ना वो बैंड बजा देता है। काहे कि समझिए आप सोचेंगे डीसी 50 वोल्ट है, क्या करेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन 50 वोल्ट में अगर काफ़ी एम्पेयर है तो उसका 2 कॉन्ट्रैक्टर अगर आप अलग करें तो उसमें एक आर्क वो बनाएगा। अब तिगड़म यह है कि आर्क ऐसा हर चीज़ में होता है, आपका जितना ही इलेक्ट्रिक, आप प्लग भी निकालेंगे कभी चालू हालत में, आपको देखेंगे वहाँ आर्क बन जाता है। आर्क गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा साइनसोइडल वेव जो आ रहा है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब ऑन हुआ, फुल पावर गया, फुल पावर गया, फुल पावर गया, फुल पावर गया, तो ये फुस नहीं होता है डीसी में। डीसी में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बैटरी बैंक सब में जब कभी आग लगता है वो रोकना नामुमकिन होता है, क्योंकि उस पर कभी भी फुस नहीं हो रहा है, वो फुल पावर में चलता रहता है। इसीलिए सोलर पैनल सब के केस में बहुत महंगे महंगे फ्यूज़ लगते हैं। आपको थोड़ा देख के हैरानी हो जाएगी, भैया पूरा घर का मेरा इलेक्ट्रिकल लोड संभालने वाला फ्यूज़ पैनल का दाम बहुत कम है, और इस सोलर का मतलब 2-3 किलोवाट का इतना दाम क्यों लग रहा है? क्योंकि डीसी को रोकना बहुत मुश्किल बात होता है कम वोल्टेज पे भी, क्योंकि उसमें साइनसोइडल नहीं, कभी भी 0 वोल्ट क्रॉसिंग नहीं हो रहा है। मतलब जो भी सर्किट है अगर बनाया गया 100 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए, या आजकल कुछ कुछ केसेस में 1000 वोल्ट तक चले जा रहे हैं, भैया उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए एसी और डीसी का अलग रहता है। और आपके गाड़ी में जो फ्यूज़ बनाए जाते हैं वो फ्यूज़ बनाया गया लो वोल्टेज के लिए। जनरली 50 वोल्ट से नीचे ही वो काम कर सकता है, 48 वोल्ट तक के वो संभाल सकता है, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे वो नहीं संभाल पाएगा। साइड इफेक्ट, वो सीधे आर्किंग करने लग जाएगा। 220 वोल्ट डालेंगे वो सीधे आर्किंग करने लग जाएगा। इसीलिए पहले तो आपको देखना है वो एसी डीसी के लिए सूटेबल है कि नहीं। और आप कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी जहाँ पे बनाया गया है कि भैया आप स्लो एक्टिंग फ्यूज़ डालें, आप फास्ट एक्टिंग फ्यूज़ डालेंगे, बार बार वो ट्रिप करता रहेगा। कहीं पे जहाँ फास्ट चाहिए था वहाँ पे आप स्लो डाल देते हैं, वो बार बार सामान डैमेज होते जाएगा आपका, जबकि फ्यूज़ था। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, कितना करंट रेटिंग है। दूसरा, कितना बड़ा झटका को वो संभाल पाएगा। तीसरा, किस स्पीड से काम करता है। ये जनरली लोग बस वही देखते हैं कि स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएस, ये सब में जनरली ऐसा चीज़ दिया जाता है जो थोड़ा सा ठंडे से, थोड़ा सा हौले से काम करे। फिर एसी है या डीसी, और जनरली मिक्स मैच करने से एकदम बचें। बहुत भारी नुकसान हो चुका है लोगों का मिक्स मैच करने से। अब बात करते हैं सबसे सिंपल फ्यूज से, यानी कि रिवाइवर फ्यूज है, यानी कि आपके घर में कोई भी प्लग होगा उससे आप निकालेंगे, आपको मिल जाएगा इस तरह का। तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है, इसीलिए हर जगह आपको मिल जाता है। आपके मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके अगल बगल जो स्विच बोर्ड है उसमें एक ना एक तो फ्यूज़ है ही। तो इसमें सबसे सस्ता ऑप्शन है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फजीयत है कि ये सबसे ज़्यादा आसान है मिस वायर करना, यानी कि इसमें किस वायर का कंडक्शन होना चाहिए वो कैसे आप जानेंगे, क्योंकि ये तो एक ब्लैंक डिवाइस बनाया गया है। कंपनी इसे बनाती है कि भैया जैसे मान लो 16 एम्प का रेटिंग मैक्सिमम उन्होंने बना के दे दिया, आप इसमें 16 एम्पेयर का लगाते हैं, और इसमें आप हमेशा देखेंगे कि थोड़ा सा सिरामिक या पोर्सलिन का एक यूनिट रहता है जो हमेशा आपको थोड़ा और लगेगा। सब चीज़ प्लास्टिक है तो वो पोर्सलिन क्यों डाला हुआ है इसके बीच में? कारण ये है कि यह तार सीधे पिघला रहा है। आप मेटल पिघलाने का टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्लास्टिक नहीं हैंडल कर पाएगा। तो इसीलिए इसे हमेशा हमेशा कितनों प्लास्टिक कर दिया जाए वो हमेशा सिरामिक का रहता है। और जहाँ पे भी घर का हाई एम्पेयर लोड का बात करेंगे वहाँ तो आपको पूरा सिरामिक का ही इसीलिए मिलता है कि इसको बनाया जाता है कि भैया बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये सही सलामत रहे।
तो जनरली ये सबसे सही ऑप्शन रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटा तार डाल देना, क्योंकि मान लिया आपका बार बार फ्यूज़ हो रहा है, आप परेशान हो गए, एक काम करें ना भैया, जैसे मतलब मेरे केस में एक एक लड़ी लगा हुआ है, क्योंकि लोड बहुत कम है इस पर, तो एक लड़ी ही रहना चाहिए। अब वहाँ पे आप लगा दिए 2-3 ठो, गया, क्योंकि वो फ्यूज़ की तरफ काम नहीं करेगा, वो लिंक बन जाएगा। तो इसका सबसे सिंपल ऑप्शन लोग जनरली कहते हैं बड़े सर्किट्स में कि जितना भी आपका स्क्वायर का तार है, जैसे कि मान लिया आपका जो स्विच बोर्ड में आ रहा है 2.5 स्क्वायर आ रहा है, किसी भी हालत में आप 2 तक मत पहुंचिए, मतलब 2 से नीचे ही रहिए, आप 0.5 पे रहिए या 1 पे रहिए, या मतलब 1.5 जाइए, 2 पे मत जाइए। आपका तार हमेशा फ्यूज़ में जो लगा हुआ है वो आपके मेन सर्किट से हमेशा कमज़ोर होना चाहिए, ताकि फ्यूज़ पहले उड़े, ना कि आपका तार में ही आग लगना शुरू हो जाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और रॉन्ग गेज का इस्तेमाल करने से आपको बहुत डैमेज होगा। मुझे ये एंकर का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 0.5 का आपको इस्तेमाल करना है, और अगर हाई लोड पे तो लिखा हुआ है 4 स्ट्रैंड इस्तेमाल कीजिए, मतलब तार निकालते हैं तो उसका 4 ठो लड़ी लगा के कीजिए। तो रीवायर सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका यही साइड इफेक्ट है कि सही से करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब बनाया गया है, मतलब जनरल डिवाइस है, आपके घर में वो सूट करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन बिजली मिस्त्री तो डाल ही देगा। और आप पे होता है ये कि आप सही से इसको वायरिंग करें, सही से इसके लिए वायर गेज रखें अपने घर में खुला सा, फ्यूज़ वायर अलग से आता है, तो वो सब तो जनरली लोग नहीं करते, इसीलिए ये उतना अच्छा रेपुटेशन इसका नहीं है। अब बात करते हैं प्रिसीजन फ्यूज़ का, जनरली ग्लास ट्यूब फ्यूज़ भी बोला जाता है इसका। तो ये सब का खासियत ये होता है कि ये प्री सेट वैल्यू है, मतलब आपने 5 एम्प का खरीदा, वो 5 एम्प का ही है, मतलब थोड़ा मोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 5 का आपने खरीदा वो 10 पे भी नहीं ट्रिप कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो प्रिसीजन फ्यूज़ का यही होता है कि आपको टेंशन नहीं लेता है, एम्बिग्यूटी हटा देता है, यानी कि वैल्यू क्या है नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके घर में खूब सारे इक्विपमेंट हैं और जनरली काफ़ी फ्यूज़ का खर्चा हो रहा है, तो मैं ये बॉक्स रिकमेंड कर सकता हूँ खरीदने के लिए, नीचे अमेजोन का लिंक भी दिया हुआ है। इसमें आपको खूब सारा मिल जाएगा, जैसे 0.2 एम्प का मिल जाएगा, 0.5 एम्प का मिलेगा, 1 एम्प का मिलेगा, 2 एम्प का मिलेगा, 3 एम्प का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 15 का मिलेगा, 20 एम्प तक का मिलेगा। तो ये सब ग्लास फ्यूज है, ये ध्यान रखें, ये फास्ट एक्टिंग है, रेजिस्टिव लोड के लिए बहुत बढ़िया है, इंडक्टिव लोड में ना इस्तेमाल करें। और आप देख सकते हैं कि स्लो एक्टिंग फ्यूज में जनरली आपको एक तो सोल्डर टैब मिल सकता है, या अलग अलग लिखा रहता है, अच्छे ब्रांड का में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो वही समझिए। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होता है, आप घर में नहीं बना सकते इसको, ये आपको खरीद के पूरा सेट होना चाहिए आपके पास, तभी घर में उड़ता रहेगा, तो आप तुरंत इसको रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं तो लटक जाएंगे, जो कि फ्यूज़ के साथ होता है। कि फ्यूज़ इसीलिए सब लोग पसंद करते हैं कि भैया घर में रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यही साइड इफेक्ट है इसका, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से करता है, 2-3 बार उड़ेगा तो लोग 2-3 ठो और लड़ी लगा देते हैं कि भैया आपका भी फ्यूज़ उड़ेगा ही नहीं, भले घर में आग लग जाए। तो इसीलिए प्रिसीजन फ्यूज़ को जनरली हर इक्विपमेंट में लोग कंपनी डालने लग गई है कि भैया इक्विपमेंट में हम दे देते हैं, आपका प्लग पे हमको भरोसा नहीं है, इक्विपमेंट में हम दे देते हैं। और इसमें भी टाइप आता है, सबसे पहला एक सैंड फील्ड आता है, एक तो नॉर्मल आता है। सैंड फील्ड वाला जनरली ब्रेकिंग करंट बहुत हाई रहता है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का बहुत रिस्क है, जैसे आप खुला कुछ रखिए जहाँ पे बूम बम ब्रीम होना ही है, आपको पता है कि ये जगह सेंसिटिव है, मतलब काफ़ी बूम बम होता है, तो जनरली आपको सैंड फील्ड वाला खरीदना होगा, ताकि ये हाई करंट सिनेरियो, यानी कि सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट को भी सेफली हैंडल कर पाए। बहुत केसेस में होगा कांच फूट सकता है, कांच फूटने से आप उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर करंट बहुत हाई रहा, प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, प्लाज्मा बाहर आएगा, पूरा प्लग को पिघला देगा, होल्डर को पिघला देगा, और ये बेस्ट केस ऑप्शन है। वर्स्ट केस में है कि कॉन्टैक्टर डायरेक्ट प्लाज्मा से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे अगर वैसा हो गया और सस्टेन्ड हो गया, यानी कि वो पूरा एसी का साइकिल को मेंटेन कर पा रहा है, गए काम से आप, वो मतलब समझिए वो ओपन सर्किट हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से क्लोज सर्किट हो चुका है। तो इसीलिए सही चीज़ सही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिसीजन फ्यूज इसीलिए आपको हर जगह इन्वर्टर में, यूपीएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर कंपनी को गारंटी रहता है कि भैया आप 5 एम्पियर का ही लगाओगे इसके अंदर, जबरदस्ती का इसको 10 लगा दो कि पूरा का पूरा सर्किट बोर्ड उड़ गया लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा, वैसा ना हो। तो इसीलिए लोग प्रिसीजन फ्यूज आपको हर चीज़ में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा भाई दादाजी फ्यूज के बारे में, यानी कि HRC। HRC जो होता है, हाई रप्चर करंट का जो होता है, ये जनरली बनाया जाता है जब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी कि सबस्टेशन में, बिल्डिंग में, यानी कि जहाँ पे आपका करंट का रेटिंग फॉल्ट के कंडीशन में कुछ ज़्यादा हो सकता है। 100 एम्प हो सकता है, 500 एम्प हो सकता है, 50,000 एम्प हो सकता है, 2 लाख एम्प हो सकता है, यानी मतलब कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बहने का रिस्क रहता है। जो आर्क जो बनेगा उस केसेस में, यानी करंट आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये आर्क लगभग नामुमकिन है। ये आर्क इतना खतरनाक हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, जो आप हमेशा देखते हैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मेटल से बनाया जाता है, वो सीधे फोड़ देगा, मतलब अच्छा खासा बूम होता है इसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात करो, और अगर आप एमसीबी को ध्यान से कभी खोल खाल के देखोगे, उसमें लिखा रहता है, एक पूरा सेक्शन रहता है जिसे आर्क क्वेंचिंग रहता है, कि जैसे आर्क जाए, आर्क उस सब जगह में जाकर ठंडा हो जाए और डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये आर्क को हैंडल कैसे करेगा फ्यूज़? तो फ्यूज़ में तो लॉजिक वही है कि एक तार है जो सैक्रिफाइस किया जाएगा, लेकिन वो सैक्रिफाइस करते ही बिजली बोलेगा नहीं, हमको रास्ता तुम बंद कर दोगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। अब ये सब में सैंड भरा जाता है, डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग मिक्सचर इस्तेमाल करती है, कि कोई
उसको डालती है, कुछ लोग उसको लूजली रखते हैं, कुछ लोग उसको कंपैक्ट करते हैं, जैसे सीमेंस का मैंने नीचे वीडियो दे दिया, सीमेंस कंप्रेस करके रखता है सॉल्ट को। तो जैसे ही मेल्ट होता है तार, वहाँ गर्मी बहुत है, आर्क बन रहा है, बहुत गर्मी है, आर्क बहुत हाई टेम्परेचर तक जाता है, ये सीधे सैंड्स जो है यानी जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो डालता है, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके वो एक ग्लास जैसा मटेरियल बनता है जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बिजली को सीधे बोलता है नहीं तुम रुको। तो ये सब आपको जनरली देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिफ्ट जैसा कुछ लोड हो गया, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो मतलब पूरा बिल्डिंग को उड़ा सकता है अच्छा खासा, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली उड़ा चुका है 2-3 केसेस में। तभी आपको हर जगह 3-3 फेज वाला ये सब सॉलिड हाई रप्चर कैपेसिटी आपको मिल सकता है। तो जनरली ऐसा वही बनाया जाता है कि हाई टेम्परेचर होगा, उस हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करके ये मतलब सैंड जो है वो पिघलेगा, उसी से वो ग्लास बनेगा, उसी ग्लास से वो इंसुलेट कर देगा, यानी कुछ भी हो जाने पे ये आपका हाई एम्पेयर करंट को ब्रेक कर सकता है, और ये एमसीबी से ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसीलिए ये आपको सब स्टेशन में खास करके 12 वोल्ट के आसपास में आपको देखने को ये मिल जाएगा। जनरली 12 वोल्ट बोल रहा हूँ, मतलब 12 केवी का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर बड़े बड़े जो ये आपके बिल्डिंग्स हो गए जहाँ पे खूब सारा इक्विपमेंट है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े इंडक्शन मोटर में भी आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब एमसीबी से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। और इसका एक वैरायटी आता है जिसमें एक प्लंजर दिया जाता है, वो जनरली 3 फेज़ इक्विपमेंट में इस्तेमाल रहता है, कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा 3 फेज़ इक्विपमेंट है, उसका एक फेज़ में शॉर्ट हुआ, बाकी 2 को तुरंत डिस्कनेक्ट करना होता है, तो उसमें एक प्लंजर रहता है, वो प्लंजर धड़ाक से बाकी मतलब सब चीज़ को डिस्कनेक्ट करता है। डिस्कनेक्शन मैकेनिज्म रहता है सब कंपनी में अलग अलग, लेकिन मतलब प्लंजर वाला लॉजिक आपको कई बार सुनने को मिला है ना, ये इसमें हाई रप्चर कैपेसिटी है, लेकिन प्लंजर क्यों है? प्लंजर इसीलिए दिया जाता है कि अगर आप 3 फेज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फेज़ को डिस्कनेक्ट कभी नहीं करना होता है, तीनों एक साथ करना होता है, तो इसीलिए वो प्लंजर वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो वही समझ लीजिए कि हाई रप्चर कैपेसिटी वाला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें यही खासियत होता है कि इसमें सैंड होता है। जो आप मल्टीमीटर देखते हैं, जैसे फ्लूक लुक का मल्टीमीटर इतना एक्सपेंसिव क्या होता है, उसके अंदर जो फ्यूज़ रहता है वो इतना महंगा होता है कि भैया सस्ता मल्टीमीटर खरीद लो, कारण वही है, उसमें ये सैंड फील्ड फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी कारण से आप बिजली में होशियारी कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट मुंह दिखाई का होता है, हुआ बहुत ज़्यादा करंट गया, अगर वो करंट एक नॉर्मल फ्यूज से जाता है, फ्यूज तो उड़ेगा लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और वो सीधे फिजिकली ये बूम चला जाएगा। तो उस केसेस में सैंड उसको एब्जॉर्ब करता है, वो झटका को एब्जॉर्ब करता है, और आपका डिवाइस सही सलामत हालत में बच जाता है, और आप भी बचे रहते हैं, क्योंकि लोगों की जान जा चुकी है। तब जाके हम लोग ये सब अब हर जगह कंपलसरी लॉ बना दिया गया है कि अगर बहुत हाई शॉर्ट सर्किट करंट का रिस्क है तो शांति से ये लगाइए, होशियारी नहीं करना है। तो वही समझिए, ये कुछ तरह के फ्यूजेस हो गए जो हम लोग जनरली आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूजेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की जरूर कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।